So why current affairs? Why it is important is another thing that should come to our mind. पहली बात तो ये, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। 2020 से पहले के क्वेश्चन कुछ अलग होते थे और 2021 के क्वेश्चन कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग थे। इसको अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोले तो पहले स्टैटिक पोर्शन आते थे, अ वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेकिन अभी पोर्शन पूरा डायनामिक हो गया है। तो ज़रूरत क्या है या फिर रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से इसकी अहमियत पता चलती है। 2021 में करीब 400 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो कि आप डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेट करके लिख सकते थे। अब ये पहली बात ये आएगी कि 400 मार्क्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर? ऑब्वियस सी बात है, काउंट करें। ऐसे बिना करंट के ऐसे लिख नहीं सकते हो, और ऐसे आता है 200 मार्क्स का, आई थिंक क्लियर है। उसके बाद पॉलिटी, पब एड या ग्लोबल अरेना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है उससे मिला के करीब हमारे पास 40 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर हम लोग जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी भी बिना करंट से रिलेट करके आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि करंट में जो न्यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं जियोग्राफी बन के आता है ना। ऑब्वियस सी बात है। उसका वेटेज था करीब 40 मार्क्स का। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से करीब 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स से तो आए थे क्वेश्चन, याद है क्या? कोई सा किसी पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर आया था क्वेश्चन और वो किसी वजह से न्यूज़ पे रही होंगी, है ना। वो क्वेश्चन करीब स्पोर्ट्स ऐसे मिला के 10 से 12 नंबर के होते हैं। क्लियर है? तो क्या करंट अफेयर्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ना? उसके लिए एक तरीका होना चाहिए। अब बात आएगी हाउ टू टैकल करंट अफेयर्स। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, और करंट खुद में एक स्टोरी है। जो स्टोरी कहीं ना कहीं से आई है। कैसे आई होगी? कहीं नॉर्थ में कुछ बातें चल रही होंगी कि रसिया के प्रेसिडेंट बोलते हैं हमें कि अब मैं मरणोपरांत तक, मतलब जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक यहाँ का प्रेसिडेंट रहूँगा, ठीक है। वेस्ट से आता है कि यूएसए जो है उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है ईरान पे, तो उसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी। ईस्ट से पता चलता है कि चाइना साउथ चाइना सी पे अपना कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड पे अपने आप को हेजिमन बताना चाहते हैं, इस वजह से। और साउथ में जब जाता है तो पता चलता है कि ग्लेशियर्स जो है हमारे वो पिघल रहे हैं, जो कारण बनेंगे क्लाइमेट चेंज, कारण है क्लाइमेट चेंज के। समझ में आया? न्यूज़ अब पढ़ना कैसे है? एक वे फॉरवर्ड होगा जो लास्ट में होगा, उससे पहले उसका बैकग्राउंड, न्यूज़ क्यों है उसके बारे में, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस या फिर फंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। ठीक है? तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो करें शुभारंभ। चलिए, पहला जो करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है, वेट अ सेकेंड ना, वर्ड आ गया। पहले हम लोग ग्लोबल अरेना पे बात करेंगे। ग्लोबल अरेना मतलब जो भी चीज़ें पूरे होल वर्ल्ड पे हो रही होगी, जो भी इश्यूज रिलेटेड है पूरे वर्ल्ड से, उस पे चलेंगे। उनमें से कुछ टॉपिक होंगे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका खुद में एक सिग्निफिकेंस है, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ पे रहे होंगे। तो उन टॉपिक्स को पहले डील करेंगे। ठीक है? पहला जो टॉपिक है, आप लोग कॉपी निकालेंगे। पहला टॉपिक लिखेंगे साउथ चाइना सी, दक्षिण चाइना का समुद्र। क्लियर है? पहली बात क्वेश्चन कि ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन न्यूज़। अभी बताया था क्यों है न्यूज़ पे, है ना। चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं पूरे साउथ चाइना सी पे। क्लियर है? तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि साउथ चाइना सी से कंट्रीज़ कौन कौन से बॉर्डर कर रहे होंगे, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है जो साउथ चाइना सी पे है। याद करने के लिए कुछ तरीका होता है। ऑल्दो हमारे पास पूरे कंट्रीज़ लिखे हुए हैं,
कि कौन कौन से है, दैट इज़ चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें कि अब इसको याद कैसे करें, बॉर्डरिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, या फिर इवन इन द यूपीएससी हम लोग को जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता। ठीक है, तो उसको करें कैसे? वेट अ मिनट, चलो निमोनिक्स बनाते हैं, निमोनिक्स बनाना सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें सबका जो पहला लेटर है सी, टी, पी, एम, बी, आई, एस और वी, आप ही लोग के सामने बनाते हैं, क्या कर सकते हैं? दैट इज सी, टी, पी, एम, बी, आई, एस एंड वी। 8 लेटर है। कहीं से अगर हम लोग जैसे इंग्लिश में जंबल सेंटेंस करते हैं ना, या फिर जंबल वर्ड्स करते हैं कि इधर उधर हेर फेर करते हैं, तो हेर फेर करते हैं कि क्या मिल सकता है और क्या स्टोरी बनाई जा सकती है उससे। करें? पी दिख रहा है, सी दिख रहा है, दैट इज पीसी, अ कंप्यूटर। ठीक, बी दिख रहा है और टी दिख रहा है, ब्लूटूथ। हमको एस दिख रहा है, वी दिख रहा है, आई दिख रहा है और एम दिख रहा है, सिमिलर टू स्विम। हो सकता क्या? डब्लू नहीं है लेकिन वी है, हम लोग काम चलाने के लिए कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करें? पीसी, स्विम एंड बीटी, एक स्टोरी बनाते हैं। पीसी से अगर हम लोग को डाटा ट्रांसफ़र करना है, जब तक कोई और टेक्निक नहीं आई थी, ब्लूटूथ था जो पहले कुछ काम आता था, कंप्यूटर डिवाइसेस, मोबाइल वगैरह ले ले तो याद कैसे करें? पीसी के जो डाटा हैं वो फ्लो करते हैं या स्विम करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, दैट इज पीसी स्विम थ्रू बीटी। क्लियर है? याद रहेगा निमोनिक्स। क्लियर? इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेंगे आपको हैंड आउट मिलेगा, उसमें से आप लोग ऐड करते जाएंगे। जो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं बस बता रहा है यहाँ पे अभी। इसके अलावा एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को लगेगा कि पढ़ लेना चाहिए, वो सब ऐड किया हुआ है। बस आप लोग को ओपन कीजिए और पढ़ना चालू कीजिएगा। क्लियर है? हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में भी मिलेगा, सो डोंट वरी कि हिंदी में नहीं होगा करके। ठीक, अगला जो टॉपिक लिखा हुआ है जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज, यही लिखा है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये स्टेट जो बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, स्टेट वो पढ़ेंगे ना आराम से, जितना बता रहे हैं वो अभी पढ़ लो, उसके अलावा जो पढ़ना है वो भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेवेंस जो है वो सिर्फ बॉर्डरिंग कंट्रीज पे है। ठीक, याद है? याद रहेगा। दूसरा है जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। एक्चुअली बात जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज की नहीं हो रही थी, लेकिन 8 सितंबर 2022 को द हिंदू ने एक आर्टिकल छापा, जस्ट बिकॉज कि इंडिया और यूएस मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे, तो हिंदू ने बोला कि सिर्फ मिलिट्री ड्रिल करने से आपका जो एम है ग्लोबल सुपर पावर बनने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको किसी और अरेना में भी जाना पड़ेगा, नेवल, मिलिट्री, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और उसके अलावा एक चौथा अरेना जो है अभी के टाइम पे, दैट इज स्पेस। इसलिए जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। अब बात यह है कि जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज आपको मेंस में लिखना है। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें, ग्लोबल सुपर पावर बनने पे अगर क्वेश्चन आए तो। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो थीम था या फिर जो इशू अपने करंट में था, वो था इंडिया यूएस मिलिट्री ड्रिल्स। ये मिलिट्री ड्रिल्स हुआ था कहाँ पे? औली में। औली कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है। ऑल्टीट्यूड समझते हैं, ज़मीन से ऊंचाई, तो 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे बना है। ठंडा एरिया होगा, पहाड़ों पे है। क्लियर है? याद रहेगा, बस इतना याद रखना है कि औली कहाँ है।
क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ जगहों के नाम दे देंगे और पूछ दिया जाएगा कि कौन से स्टेट में है, क्योंकि वो न्यूज़ पे है। क्लियर है, याद रहेगा। जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज की अगर थोड़ी सी और बात करें तो कुछ ऐसा होता है कि स्पेस में हमने कुछ बहुत क्रिएटिव चीज़ की है थोड़े टाइम पहले ही। क्या? मिशन शक्ति का नाम सुना है आप लोगों ने? एंटी सैटेलाइट सिस्टम, है ना। लियो जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो 500 किलोमीटर के अंदर होता है हमारे स्पेस में, उसमें हमने एक सैटेलाइट को मार गिराया था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो जो एक्सपेरिमेंट था उसका पर्टिकुलर नाम था मिशन शक्ति। ठीक, तो मिशन शक्ति जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज की वजह से इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस उसका जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज की वजह से आएगा। ठीक, मिलिट्री ड्रिल याद रखना है। मिलिट्री ड्रिल की वजह से हम लोग को जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज में कोलैबोरेट करना है किसी और से, जस्ट टू बिकम ग्लोबल सुपर पावर, हमारा एम है। अभी हमारे पास और भी क्राइटेरियाज है, जैसे यूएनएससी पे हमारा कुछ नॉन परमानेंट मेंबरशिप है। इसके अलावा अभी हम लोग G20 के प्रेसिडेंटशिप होने वाले हैं। हमको समिट को लॉन्च करना है ना। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये सब जगह पे कैसे कनेक्ट होगी चीज़ें वो याद रखना, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। अगर पूछा गया कि मिशन शक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है, लिख सकते हैं। ठीक, अगर ऑप्शन में आया क्या ए सेट किसी भी तरह से मिशन शक्ति से रिलेटेड है, ए सेट समझे, ए कैपिटल ASAT, क्या समझते हैं आप ए सेट से? एंटी सैटेलाइट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। शक्ति, मिशन शक्ति नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हमको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। किस अरेना पे? दैट इज स्पेस के अरेना में। क्लियर है, याद रहेगा। इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो ज़्यादा उतना याद करने का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर न्यूज़ पे है। ये एक और चीज़ थी, इंडिया इज़ नाउ इन द 3rd पोजीशन, 3rd कंट्री बन गया है जिसके पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। इसके अलावा किसके किसके पास है? US एंड चाइना, रशिया, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग तीसरी कंट्री हो चुके हैं इसके अलावा। अब बात आता है इम्पॉर्टेंट सीज की। जैसे हम लोगों ने साउथ चाइना सी पढ़ा था, इसके अलावा कुछ और सीज थे जो अभी न्यूज़ पे हैं। उनमें से एक था एराल सी। एराल सी एक टाइप का लैंड लॉक्ड सी है। लैंड लॉक्ड सी समझते हैं आप लोग? दो ज़मीन जुड़े हुए हैं, उसके बीच में थोड़ा सा लेक जैसा बना होगा, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो सी के जैसी होंगी। इस वजह से उसका नाम रखा गया है लैंड लॉक्ड सी। ठीक है, अराल नाम है, यूराल के आसपास है। यूराल माउंटेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, जो हमारी बॉर्डर, फिजिकल बॉर्डर के जैसे काम करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, एक और है, फिर कैस्पियन सी आ जाता, ब्लैक सी नीचे ऐसे। वैसे ही एक छोटा सा है अराल सी। ये बॉर्डरिंग कंट्री किसके बीच में है? कोई आइडिया दिख रहा है क्या इसमें? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अब पहला क्वेश्चन की याद करें क्यों, है ना, तो इसलिए निमोनिक्स भी ऐसा ही बनाया गया था कि अराल सी क्यों याद ही क्यों करें? कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, क्यों? के एंड यू। याद रहेगा निमोनिक, या फिर कोई और चेंजेस चाहिए निमोनिक में, याद नहीं होगा करके, है ना। अराल सी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन लैंड लॉक सी है तो थोड़ा सा याद कर लेते। इसके लिए यही क्वेश्चन बना दिए कि अराल सी क्यों। निमोनिक इज अराल सी के यू, दैट इज क्यों। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके अलावा कुछ और सी, अजोव, सी ऑफ अजोव का नाम सुने हैं क्या आप लोगों ने? याद है? सी ऑफ अजोव का ही सुने? थोड़ा सा सोचिए, यूक्रेन और रसिया कभी ना कभी न्यूज़ पे था, क्योंकि वॉर बहुत बड़ा हो रहा है ना, अ वे टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, तो वहाँ के जितने भी सीज वगैरह होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए न्यूज़ पे रहे होंगे।
ठीक है, सी ऑफ अजोव। अब ये सी ऑफ अजोव जो है ये है क्या, ये किसी से कनेक्टेड होंगे, छोटे से सी है, क्योंकि बड़ा सी अपने पास ऑलरेडी ब्लैक सी है उसके पास में, ठीक है। जब दो सीज जो होते हैं ना, मतलब समुद्र एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो वाटर बॉडी जुड़ी होगी, जो उन वाटर बॉडीज का एक पर्टिकुलर नाम होता है, उनको बोलते हैं स्ट्रेट, है ना। जब लेकिन दो लैंड मासेस जुड़ेंगे एक दूसरे से, लैंड एरिया के थ्रू, पतला सा नैरो सा बॉडी होगा, उसको बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा, ऐसा कुछ नाम सुने आप लोग, है ना। वैसे ही अगर स्ट्रेट है, दो सी एक दूसरे से किसी वाटर बॉडी के थ्रू जुड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो उस स्ट्रेट का नाम होगा कुछ पर्टिकुलर, ठीक है। दिख रहा है क्या यहाँ डायग्राम पे आप लोग को, मिल रहा है, बताइए। इट्स कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च, याद रहेगा। इसके अलावा और कुछ ही नहीं याद करना है, ये सोचना कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, ठीक है। वाटर बॉडी के थ्रू जुड़ रहे हैं इसलिए स्ट्रेट। अगर हम लोग बोलते हैं कि दो जो सेपरेट होंगे, रसिया और यूक्रेन, क्रीमियन रीजन था वैसे, इसको अब क्या अपने अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, इस वजह से G8 समिट जो होता था अपना, उससे रसिया बाहर हो गया है। मतलब अब G7 है, G8 में हम लोग अभी भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन अब वो नॉन ऑफिशियल है। क्लियर है, याद रहेगा। किससे सेपरेट हो रहे हैं, क्रीमिया का जो मेन लैंड है, क्रीमिया और रसिया मेन लैंड किस स्ट्रेट से अलग हो रहे हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो स्ट्रेट ऑफ कर्च, क्योंकि क्रीमिया रीजन ये है ना अपना, समुद्र के बाद मेन लैंड रशिया, दोनों अलग किससे हो रहे हैं, कर्च से। क्विज बना सकते हैं अगर मैं क्विज आपको दूं तो, किसी भी तरह से, या फिर कोई दिक्कत होगा, नहीं, पक्का, चलिए ठीक है। इसके बाद आता है कि इसमें एक और पॉइंट था पर्टिकुलर अजोव सी को लेके, कि सी को ना फिफ्थ लार्जेस्ट सी क्या बोलना चाहिए, फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर होता है डोव, जो यूरोप में बहता है, यूरोपियन कंट्री का, ठीक है। डोव रिवर वो लार्जेस्ट रिवर है जो इसमें फ्लो करता है, याद रहेगा। सी ऑफ अजोव पे, ये ना बोलना कि सी ब्लैक सी पे जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, याद रहेगा। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, दैट इज ब्लैक सी। नाम सुना है ब्लैक सी। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट क्यों है, यूक्रेन का जो मेन लैंड है ना, कनेक्ट करता है। एक हिसाब से और देखें तो ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी को भी जोड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। और ब्लैक सी खुद में एक वे है व्यापार के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यापार इस पे भी होता है। कुछ और इम्पोर्टेंस ब्लैक सी का, नेचुरल गैस और अलग डिपॉजिट्स है, PMN भी मिल सकते हैं हम लोग को वहाँ पे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक सी की एक और खासियत है कि वो एनॉक्सिक होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एनॉक्सिक का मतलब होता है, अगर देखें सीधा सी, ANOXIC, एनॉक्सिक, है ना। ये अगर स्पेलिंग है, ऐसा लिखा है, कुछ ना समझ आ रहा अगर हमको तो तोड़ देते हैं दो हिस्सों में। N दैट इज एब्सेंट, ऑक्सिक दैट इज ऑक्सीजन। समझ आया। कोई भी वर्ड समझ नहीं आया तो उसको दो हिस्सों में तोड़ो और फिर याद करने का कोशिश करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है, एनॉक्सिक है। अब इसके बाद मैंने इस चीज ये बात बोलने से पहले आपको एक और वर्ड बोला था कि ये इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब कंसंट्रेशन अगर हाई है तो डेंस होगा वाटर। कोई भी अगर जो पर्टिकुलर बॉडी है या फिर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले ले, अगर डेंस होगा तो तैरेगा। सीरियसली
तैरेगा नहीं, डूबेगा नहीं ऐसा बोलते हैं, है ना। तैरेगा कैसे, डूबेगा नहीं, डेंस है ना, तो इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि इसमें आदमी चल भी सकता है। एनॉक्सिक कंडीशन है, ऑक्सीजन कम है। एक और बात थी, अगर ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे क्या फीसेस मिलेंगी हमको ज़्यादा, क्या हमको वहाँ पे जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स मिलने के चांसेस है। दे आर काइंड ऑफ एल्गी, मिल सकते हैं। एनारोबिक कंडीशन पे अगर ग्रो करे तो हो सकते ना, तो क्विज में ऐसा घुमा भी सकते हैं हम लोग। क्लियर है, फीसेस नहीं मिलेंगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए पर्टिकुलरली, लेकिन हमारे पास कंडीशन कैसा है, एनॉक्सिक, एब्सेंट है ऑक्सीजन, उनको जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, डेड सी। क्लियर है, स्टोरी याद रहेगी कि डेड सी नाम क्यों है, कुछ कंडीशंस थे, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स थे जिसके थ्रू स्टोरी बनाओ और उन स्टोरीज को याद करो। क्लियर, ज़रूरत नहीं है रटने का, बस याद करना है। अब उसके बाद आता है मेन, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने के, कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं, किसी को कुछ पता है क्या। कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, दिख रहा है। निमोनिक बनाना चाहोगे, रशिया, जॉर्जिया, क्या क्या है, T B R U R एंड G। कुछ सिमिलर सा नाम कहीं पे दिखता है क्या, टेलीविज़न पे कहीं देखे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है एक्चुअली, ट्यूबॉक है ना। सेम चीज़ वही करना है, TUBRRG। भले ही ट्यूबॉक का स्पेलिंग ये होता है, ट्यूबॉग होता, लेकिन हम लोग को तो याद करना है कैसे भी करके, है ना। ट्यूबॉग पी के हम लोग डेड हो जाएंगे, है ना, या फिर काले पड़ जाएंगे, तो मान के चलो कि उसका नाम ब्लैक सी है। ठीक है, ट्यूबॉग याद रहेगा, TUBRRG। क्या क्या, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ऐसा थोड़ा बहुत तो स्टोरी बनाना पड़ेगा याद करने के लिए। ठीक, या फिर आपको और कोई निमोनिक्स दिखे तो वो भी बना सकते हो, है ना। TB रुर्ग, है ना, TB गुर कर लो, ट्यूबरक्लोसिस, TB एंड GURR, है ना, गुर। सीधी सी बात है, लेकिन एक बात रहेगा कि अगर आप गुर लिखोगे तो डबल R है या नहीं है वो याद नहीं आएगा, तो दिक्कत है। ठीक, तो वो भी याद रखना कि 6 लेटर होने चाहिए अपने पास। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कितनी है अपने पास, 6। क्लियर है। उसके बाद आता है वन ऑफ माय मोस्ट, क्या बोलना चाहिए, जिस पर्टिकुलर सी से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, लाल से, है ना, सादा तो लेते नहीं, तो लाल, रेड सी। बात आती है कि रेड सी का एक और नाम क्या हो सकता है, कुछ दिख रहा, कुछ पता हो अगर जनरल नॉलेज के जैसे, तो फ्लड सी, ब्लड सी नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है, कुछ भी ना बोल दिया करो प्लीज़। इसको बोलते हैं यूरेथ्रियन सी। ठीक है, कहीं पे अगर आर वार ऐसा कुछ दिखे ना, क्लोरोप्लास्ट होता, प्लास्ट है तो मान लो वो किससे बात कर रहा है, प्लास्टिड से, दैट इज ग्रीनिश कुछ रहेगा वो। लेकिन अगर थ्रियन ऐसा कोई वर्ड मिले उसका मतलब होता है रेड, याद रहेगा। इसलिए अगर ऑप्शन दिखे यूरेथ्रियन सी मान लो, या फिर डेड सी, या और कुछ सी, ऐसा अगर 4 कॉलम दिया है तो मैच द फॉलोइंग करके दिए हुए हैं कि कुछ सीज दिए हैं, उनके और डिफरेंट नेम्स दिए हैं, तो क्या एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, किया जा सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। जहाँ CGPSC में
इस बारी जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें मोस्टली लोगों से 40 क्वेश्चन बन रहे थे, उसके अलावा बन नहीं पा रहे थे, है ना। तो पहले उन्होंने 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया अच्छे से, फिर सोचा कि अब बैठे हैं तो करे क्या, है ना। बैठे बिठाए क्या करे, करना है कुछ काम है, शुरू करो, एलिमिनेट करना, लेके राम भगवान का नाम जय श्री राम करके चालू हो जाना था, है ना। एलिमिनेट करना आना चाहिए, लेकिन याद रहेगा। अब बात करते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड सी इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? क्यों? न्यूज़ पे रहा क्यों होगा? शिपयार्ड फंस गई थी सुएज कैनाल पे, है ना। यूरोपियन जो सीज हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है इंडियन ओशन से, वो है रेड सी, क्लियर है। उसके पास जो इजिप्ट के पास एक पर्टिकुलर रीजन है सिनाई पेनिनसुला, उसमें बना हुआ है सुएज कैनाल, याद रहेगा। सुएज कैनाल, सिनाई पेनिनसुला, रेड सी, ये तीन चीज़ें उस पर्टिकुलर रीजन के लिए अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुएज कैनाल क्राइसिस पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल अरेना जब आएगा फिर से अगले क्लास में, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। बात आती है कि कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है, देखे जरा। सऊदी अरेबिया, यमन, इज़राइल, जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया एंड जिबौटी। अब सोचते हैं, मैं थोड़ा सा अब छिंगलिश होने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ी प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, कैसे, है ना। अरे हंसते हो यार, देखते हैं। SA मिला है सऊदी अरेबिया से, Y मिला है यमन से, ठीक है। उसके बाद क्या है? इज़राइल एंड जॉर्डन। एरिट्रिया है क्या कहीं पे? एरी, इज़राइल का इज, ठीक है। और क्या है अपने पास? जॉर्डन, और ई से और कुछ था ना, इजिप्ट, ठीक है। क्या क्या मिल गया? जॉर्डन का JO, इजिप्ट का ई, सऊदी अरेबिया का SA, यमन का Y, एरिट्रिया का ERI, इज़राइल का, सूडान बचा है, और इसके अलावा जिबौटी, है ना। ये वाला वर्ड है ना, इसको बस याद करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी तरीका होता, हर चीज़ की अपनी एक स्टोरी होती, है ना। क्या बोल रहा है? जोई से, है ना, जोई से एरी इज सुंदर बट चिरपोटी, याद रहेगा। जिबौटी क्लियर है ना, आसपास है ना, हमको तो याद करना है कैसे भी करके। छत्तीसगढ़ी ये होने का फ़ायदा हुआ है यहाँ पे हम लोग को, है ना। कुछ याद नहीं रहा, TI बाद में आना चाहिए, जिबौटी होगा, हम लोग चिरपोटी करके याद कर लेते हैं, हमको क्या है, मिलना चाहिए कैसे भी करके आंसर। मिल गया। जो ही बोलता है कि एरी जो है ना वो सुंदर तो है, लेकिन ना तो थोड़ी लीन थीन है, इसलिए चिरपोटी बोलता है उसको। अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। याद रहेगा, कोई दिक्कत? पक्का आगे बढ़े फिर। जिबौटी है वो DJIBOUTI, लेकिन उसको याद करने के लिए चिरपोटी याद रखना, वरना नहीं होगा याद। मैं कल जब बना रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि कैसे याद करूँ इसको, फिर अचानक से, है ना, क्या बोलते हैं, रावण का दिमाग सनका, है ना, ठीक समझे। तो रावण जैसे ही फिर सोचने लगे। हो गया क्लियर? आगे बढ़े फिर। चलो फाइनली G20 समिट, सुने क्या? G20 समिट कौन कंडक्ट कराने वाला है? अभी न्यूज़ में क्यों रहा होगा? क्योंकि इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिलने वाली है ना, दिसंबर में, इसी साल, इस साल दिसंबर से मिलनी चालू होगी, है ना। वो एक साल तक चलेगा, 2024 तक अपने पास वो प्रेसिडेंसी रहेगी। कुछ पॉइंट्स है इसमें,
वो पॉइंट्स क्या है, कुछ बातें की गई हैं पर्टिकुलरली, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। एक्चुअली टर्म्स सुने होंगे क्या, ट्रॉयका एंड शेरपा, ऐसा कुछ नाम सुना है, ट्रॉयका एंड शेरपा। G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है इस बारी, होने वाली है मतलब, तो ये 2 पॉइंट गलती से भी नहीं भूलना, ठीक है। ये उसका क्या बोलना चाहिए, बेस पिलर है। क्यों, ट्रॉयका टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है, ट्रॉय दिख रहा ना, 3 जैसा कुछ लग रहा का, ट्राई है ना, इसी हिसाब से रखा गया है 3 कंट्रीज जिनके पास प्रेसिडेंटशिप है प्रेजेंट में, जो पहले थी और जो अभी आने वाली है, उसको बोलते हैं ट्रॉयका, ठीक है। वो कंट्रीज कौन कौन सी है जिसके पास है अभी फिलहाल, किसके पास है, इंडोनेशिया, उससे पहले थी इटली के पास, और अभी है इंडिया, मतलब होने वाली है जो अपकमिंग है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉयका। अब इसके बाद शेरपा, कहीं ना कहीं ऐसा राज सिंहासन जैसा कुछ लग रहा क्या, शेरपा है ना, तो मतलब थोड़ा सा वो सल्तनत टाइप का वर्ड, राजा वगैरह को बोल सकते हैं ऐसा टाइप का। तो हमारे लिए जो वो राजा होगा ना, वो हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, जिसको हम लोग शेरपा बना के भेजेंगे। पहले बात की गई थी कि पीयूष गोयल होंगे हमारे तरफ से शेरपा, लेकिन कुछ टाइम पहले उनको चेंज कर दिया गया सितंबर में ही। अब पीयूष गोयल की जगह कौन होंगे, किसी को कोई आइडिया, मिस्टर अमिताभ कांत, नाम सुना है, कौन थे वो, एक्स CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ, G20 समिट में। अब G20 में पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा सा इसका जो मेंबर है वो भी देख लेते हैं। ये डायग्राम याद रखिएगा, गलती से भी नहीं भूलना है इस डायग्राम को। पता है क्यों, G7 अलग है, G8 अलग है, उसके बाद G20 जोड़ा गया है, ठीक है। तो पहले G7 याद करना, G7 याद हो जाए तो रसिया को जोड़ देना उसमें, उसके बाद सोचना कि एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ में कौन से हैं, वेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, और उसके बाद साउदर्न साइड में, ठीक है। ढूंढना चालू करें कौन कौन से है अपने पास। एशिया से चाइना दिख रहा क्या कहीं, इंडिया, 2 कंट्री। एशिया से और है अपने पास सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, ठीक। इसके अलावा जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज थे जो डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के आते हैं, वो आपको G7 या G8 में दिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मैं G7 समिट पे क्वेश्चन बनाना चाहूँ, है ना, G7 पे बना रहा हूँ ना कि G20 पे, और अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास G7 में सिर्फ एक एशिया का डेवलप्ड कंट्री है, क्या सही है, जापान, एशियन कंट्री है, क्लियर है, याद रहेगा। अगर मैं बोलूं कि डेवलपिंग कंट्री एक है G7 समिट में, तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा, कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ये अभी तुरंत बनना चालू नहीं हो जाएगा, आप 1 साल टाइम लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आएगा आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। याद रहेगा, कोई सा भी टॉपिक उठाएंगे, कोई सा भी पेज उठाएंगे और उस पर सोचेंगे कि क्वेश्चन बनाता कैसे है। वो बहुत अच्छा वे होता है रिवीजन करने के लिए, ना कि फिर से आप पूरा ग्रंथ को पढ़ना चालू किए, है ना। महाभारत अगर हम लोग महाभारत बोलता गीता पुराण अगर पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ ग्लिम्स लेते हैं ना, कि बार बार उस बुक को पढ़ते जाते, समझ रहे हो। कुछ कीवर्ड्स को निकालना है उनमें से, और उन कीवर्ड्स से सोचना है कि हमारी फिलॉसफी कैसे चलेगी। क्लियर है, याद रहेगा।
G20 समिट का खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये बात याद रहेगी। इसीलिए बार बार जगह चेंज होती है और हेडक्वार्टर भी उसी हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन G7 और G8 का होगा, हो सकता। सर्च कीजिए ये भी, अगर G20 का नहीं है क्या पता G7 और G8 का होगा। तो पहले G8 जो था फॉर्मली था, लेकिन 2014 पे जब रसिया ने इन्वेजन किया कहाँ, क्रीमिया रीजन पे, यूक्रेन के, तब उसको अलग कर दिया गया। इसलिए अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं दिखता है हमको। G20 की एक और खासियत है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ भी इसमें हैं, और उसके बाद मोस्ट डेवलप्ड या फिर GDP जिनका बहुत ज़्यादा हाई है वो है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि G20 में क्या 20 कंट्रीज़ हैं, सही हैं? 20 कंट्रीज़ हैं, पक्का? एक यूनियन है, 19 कंट्री है। समझ में आया कैसे घुमाया जा सकता है? आपको नंबर सेम देगा लेकिन अपने वर्ड्स पे खेल सकते हैं, तो इस हिसाब से याद करना। याद रहेगा 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, क्लियर है? याद रहेगा। इसके बाद जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है रैंसमवेयर पे एक स्टडी की गई है, एक्सरसाइज किया गया है किसके किसके बीच में, इंडिया एंड यूके। दैट इज़ नॉट ए उत्तराखंड प्लीज़, उत्तराखंड नहीं है, इंडिया का ही पार्ट है, तो ऐसा ना बोल देना उत्तराखंड है ना। यूके इज़ यूनाइटेड किंगडम, क्लियर है? याद रहेगा क्या था इंपॉर्टेंस इस क्या पर्टिकुलर रैंसमवेयर एक्सरसाइज का। पहली बात तो ये सोचते हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। किसी को कोई आइडिया है रैंसमवेयर? रैंसमवेयर नाम सुना है? साइबर हैकिंग कहीं सुना है? साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होना समझते हैं, है ना। साइबर अरेना पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते क्या हमको, है ना। रैंसम से इतना पता चल रहा है, रैंसम बोलते हैं जब कोई किडनैप करता है और बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रैंसम, फिरौती, है ना। तो जब आप रैंसमवेयर का डेफिनेशन देखोगे तो वो भी यही बोलेगा कि मैंने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया है, मैंने आपका अकाउंट हैक कर लिया, आप हमको इतने पैसा दो तब हम आपको अकाउंट वापस करेंगे। दैट इज़ रैंसमवेयर। एक टाइप का मालवेयर है, मालवेयर समझते हैं, साइबर वायरस, क्लियर है। ऐसे और अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, क्या क्या, ट्रोजन हॉर्स सुने नाम, वानाक्राई नाम सुना है, पेटा सुना है ना। उसके अलावा एड्स ट्रोजन है, जिक्सॉ, क्रिप्टोवॉल, टेस्ला साइबर, ठीक है। ऐसा वायरस का नाम है और ये ऑफिशियली नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन पेगासस के जैसे अनऑफिशियली बनाए जा सकते हैं। पेगासस न्यूज़ में है, तो इस बार फिर से याद रखना कि पिछले बार DDoS आया था क्वेश्चन में 2021 पे, तो इस बार चांसेस है कि पेगासस की वजह से कुछ और रैंसमवेयर या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम हुआ था महाराष्ट्र में, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी वहाँ की, वो भी एक टाइप का साइबर हैकिंग था, है ना। तो ऐसा अगर कोई केस स्टडी मिले तो वो लिखना, केस स्टडी पर्टिकुलर ये केस स्टडी है अपने पास करके, है ना, कि कहीं कुछ जगह पे अगर लिखने के काम आए तो आप ऐड कर सको 2 लाइन में, ऐसा कुछ हुआ था, 1 नंबर ज़्यादा मिलेंगे उसके, ये गारंटीड है, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें जुड़ कैसे रही है, क्लियर है? याद रहेगा। एनर्जी सेक्टर के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है। BAE सिस्टम एक कंपनी है लंदन का, उसके साथ कोलैबोरेट करके किया गया है। यूके से प्रेजेंटेटिव कौन था, BAE सिस्टम, और इंडिया से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। 2 चीज़ें याद रहेंगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो आपको मन करे तो याद करना, अदरवाइज मेंस के टाइम याद कर लेना, लेकिन याद से, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ये ज़रूरी है कि ये बनाया किस चीज़ पे बेसिस था, तो एनर्जी सेक्टर के लिए था, और बनाया कौन था, तो वो होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इंडिया की तरफ से, और BAE सिस्टम दैट इज़ इन लंदन, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है इसका, लंदन में, वो दोनों कोलैबोरेट करके बनाए थे, याद रहेगा। इसके अलावा डिटेल आपको दे दिया गया है पूरा, जब PDF मिलेगा तो आप उससे रीड कर सकते हैं, ठीक। टॉपिक का नाम लिख के रखे रहना लेकिन, क्योंकि मैं क्विजेस पहले डाल दूंगा ताकि आप लोग पहले सोचो कि बातें हुई क्या है,
है ना, उसके बाद मैं आप लोग को PDF दूंगा। क्लियर है, चलेगा ना? क्योंकि थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाओ कि करंट पढ़ कैसे सकते हैं, है ना। मैं तो दे दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है देने पे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप भी एफर्ट लगाओ, क्योंकि मेरे पास अगर मेरा मॉड्यूल रेडी है तो आप लोग का भी मॉड्यूल रेडी होगा ही, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देना चाहता, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं ट्राई करूँगा कि अभी आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाए। क्लियर है? और एक बात तो पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि आपको PDF फॉर्मेट में ही मिलेगा, है ना। तो कोई हार्ड कॉपी के लिए नहीं आएगा कि सर हार्ड कॉपी दिलवा देते। ठीक, याद रहेगा? उस मॉड्यूल पे ही जितना कुछ लिखना है लिख लेना, इतना स्पेस रहेगा उस पर, क्योंकि मैं भी लिख के रखा हूँ अपने में। ठीक, चलो आगे बढ़े। फिर 5वां ही पहुँचे क्या अभी? रैंसमवेयर का भी डेफिनेशन डाल दिया था जस्ट इन केस। क्या बोलता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम अंटिल अ सम ऑफ मनी पेड। ठीक है, फिरौती को रैंसम बोलते हैं, ये याद रखना। हिंदी में फिरौती बोलते हैं और रैंसम इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का नाम फिरौती वो यार ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। रैंसमवेयर ही रहेगा उसका नाम। क्लियर है? बस याद रखना कि वर्ड का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में पूछता भी ना आप लोग को, मतलब मीनिंग पूछता ना वर्ड के, या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब पूछता ना, तो उस हिसाब से याद रखिएगा। चलिए, इनको जानते हैं क्या कोई? कौन है? यूके की क्या है? रानी, अ क्वीन, क्वीन ऑफ यूके, मिस एलिजाबेथ। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही है अभी तक की, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं रही हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, जैसे हम लोग मॉडर्न एज पे जी रहे हैं, तब हमको पता चलता है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही हैं। इन्होंने अपनी दादी जी को पीछे पछाड़ा है, क्वीन विक्टोरिया को, जो 64 साल के लिए क्वीन रही थी, ये 70 साल के लिए क्वीन रही है। 2015 में इन्होंने अपने दादी को पीछे कर दिया था कि दादी अब तो मैं आपसे ज़्यादा बड़ी हूँ। ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम की बात करें तो जो लुई 14 थे वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राजा रहे हैं, क्योंकि उनको थ्रोन ही मिल गया था 4 साल की एज में, है ना। जब वो चल भी नहीं पा रहे थे फिर भी राजा बने बैठे थे। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन जिन जगह पे है वहाँ पे सेक्युलरिज्म वैसे ही खतरे में है। याद रहेगा? क्लियर है? ठीक, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे मोनार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्वेश्चन मिला था क्या आप लोग को, है ना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आप लोगों ने इंडिया का बताया था, लेकिन फिर भी मैंने नंबर दिया था और बताना था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो यूके भी ऐड कर सकते थे उसमें। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, इनका पूरा बायोडाटा डिटेल विगेल सब लिखा है, लेकिन इतना बस याद रखना कि 70 साल के लिए ये थ्रोन पे रही हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है प्रेजेंट टाइम के लिए, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो नहीं है, लुई 14 है। ठीक है, याद रहेगा? इनकी दादी थी पहले जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्वीन रही थी, क्वीन विक्टोरिया। ठीक, याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते। फिर अब बात आती है 10th नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में कभी कुछ सुने हैं क्या? नॉन प्रोलिफरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेट करना का मतलब क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट के लिए रोक, मतलब नहीं करना है किसी को। जो मेंबर कंट्री साइन करेगा वो अपना न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। इसके ऊपर ये ट्रीटी बनाई गई थी। ठीक है, ईयर था 1967 या 8, है ना, 7-8 आप लोग के ऊपर है वो। 1960s में हुआ है ये, इतना बात याद रखना। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन जो है, पहले अगर हम लोग देखते हैं प्रोलिफरेशन का मतलब, ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब ग्रो करना, अमाउंट में बढ़ना। जब आप लोग सेल्स वगैरह पढ़ते होगे तो उसमें भी पढ़े होगे बायोलॉजी में कि कोई सेल जो है कैसे ग्रो करती है, तो उसके लिए टिपिकल टर्म होता प्रोलिफरेशन, है ना। वो बार बार मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं उसको, है ना।
अब क्या हो रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन यूज़ किया गया है न्यूक्लियर पावर के लिए, इसके अलावा भी ट्रीटीज़ हैं, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन इसलिए लाया गया था, ये बाइंडिंग है। अगर आपने साइन किया तो आप न्यूक्लियर पावर पे काम नहीं कर सकते, जितने पहले न्यूक्लियर पावर थे वही सिर्फ काम करेंगे। न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का जो मेजर कंट्रीज़ है वो पता है क्या आप लोग को? न्यूक्लियर पावर कौन है अभी के टाइम पे? यूएस, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ईरान अपना काम कर रहा है ना। और अभी के टाइम पे है, मतलब जो अभी के टाइम पे प्रेजेंट है, कुछ 5 कंट्रीज थे जिनके पास पहले ही पावर था, वो लोग बाकी पूरे कंट्री पे कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए लाए थे क्या? NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, कि हम ही सिर्फ ग्लोबल पावर बने बैठे रहें, कोई और ग्लोबल पावर नहीं बनना चाहिए। मेन मोटो इनका ऑब्जेक्टिव यही था, याद रहेगा? क्लियर है? कब लाया गया? जस्ट बिकॉज कि अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस वजह से इसकी बात की गई है। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा और कुछ आप लोग को लिस्ट में दिया गया है कि कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ट्रीटीज है। नाभिकीय औजार बोलते क्या आप लोग, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स को, याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिस्ट दिया गया है इसके बाद, उसमें समझाने का कुछ है नहीं। मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, मिलिट्री एक्सरसाइज समझते हैं, है ना, 2 कंट्री, 3 कंट्री या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, या फिर अकेले भी कर सकता है ना। हमारे पास डिफरेंट कमांडेंट्स है ना, अलग अलग रीजन पे। असम राइफल है उधर, तो राजपूताना राइफल है इधर, समझ रहे हैं? ये लोग भी अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं मिलजुल के। तो कितने टाइप के एक्सरसाइज हो सकते हैं हमारे पास, बताइए? डोमेस्टिक, बाइलेटरल मतलब 2, बाइलेटरल मतलब 2 लोगों के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, अकेले घर के जितने भी कमांडेंट्स रहेंगे वो सब करेंगे। इसके अलावा मल्टीलेटरल, ठीक है, सबको फर्केट कर दिया गया है, पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको, क्या क्या नाम है, किसके बीच है, एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें अब मैं बता तो नहीं सकता कि संप्रीति क्यों रखा गया है ना, कि सैम भैया भारत के थे और प्रीति दीदी हमारी बांग्लादेश की थी, ऐसा तो बता नहीं सकता, है ना। भैया नाराज हो जाएंगे, समझो, थोड़ा रुको जरा, समझ रहे हो ना? इसलिए इसको एज इट इज़ याद कर लेना है, जैसा जैसा लिखा है। क्लियर है? पूरा फॉर्मेटिंग कर दिया है। अगर आपको लगे कि कुछ स्पेशल हुआ है तो इसी पेज पे बगल में लिख लीजिए कि स्पेशलिटी क्या हुई है इस बारी, ठीक है? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सब पूछेंगे। कौन सा वेपन नया यूज़ किया गया वो भी पूछेंगे, तो लिख सकते हो, है ना। मतलब जो डिस्टिंक्शन वर्ड होते ना, वो आप इसमें ही बगल में लिख लेना अगर मिले तो। अगर करंट में आया तब तो मैं ही लूँगा, ठीक है? याद रहेगा? इसके बाद आता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। तोड़े थोड़ा वर्ड को, बहुत बड़ा सा है। ये लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल। इंटर मतलब 2 अलग अलग बॉडी होंगी। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल बोला गया है ना, तो 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच में, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका एक क्राइटेरिया होता बैलिस्टिक मिसाइल बोलने का। वो बॉलिस्टिक मिसाइल्स होते क्या हैं, उसका नाम होता खुद का, कि एक्चुअली हम लोग बॉलिस्टिक मिसाइल्स बोलते किसको है? कोई आइडिया है आप लोग को? लैंड सरफेस पे ही वॉर करता है, ऊपर से एक बार टारगेट किए और छोड़ दिए, है ना, फायर एंड फॉरगॉट। क्लियर है? वॉर किया मतलब टारगेट किया, मिसाइल छोड़ा, उसके बाद भूल गए कि वो मिसाइल कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो टारगेट पे जाएगा उतना फिक्स है, ठीक। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समझ में आया? इसके लिए एक और नाम है, बोला क्या गया है उस नाम को? LGM क्लास है, ठीक है। क्या है एल मतलब? साइलो लॉन्च मिसाइल, अभी इसको डिटेल चलेंगे। दूसरा बोल रहा है G स्टैंड्स फॉर ग्राउंड अटैक, उसके बाद M स्टैंड्स फॉर गाइडेड मिसाइल। समझ में आया? बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी से ही मतलब समझ में आ गया था कि क्या क्या होना है।
तो मेन फोकस किस पे करना था? बॉलिस्टिक मिसाइल्स पे। टारगेट किए, ग्राउंड एरिया पे छोड़ दिए और भूल गए, है ना। वो जाके टारगेट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो टारगेट पे नहीं जाएगा। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का एक प्रोपेलर सिस्टम होता है ना, उसको ईंधन मिलता, फिर वो आगे बढ़ता। बिना ईंधन के तो काम करेगा नहीं, ठीक है। इसका स्पीड अच्छा खासा होता, 10,000 किलोमीटर ये कवर कर सकता, ठीक है। समझ रहे हैं? याद रहेगा? 10,000 किलोमीटर मतलब कॉन्टिनेंट है, बहुत लंबा सा क्या बोलना है, ट्रैवल करना है। याद है नॉर्थ कोरिया को जब गुस्सा आता तो यूएस को क्या बोलता? ज़्यादा परेशान ना करो भैया, मन करेगा यहीं से बटन दबाएंगे, न्यूक्लियर मिसाइल जाएगा सीधा आपके कॉन्टिनेंट पे और ख़त्म हो जाओगे। यही धमकी मिलती है हमेशा, है ना। कौन सा टाइप का मिसाइल हो सकता? समझ रहे हो? उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है, वो बात अलग है। कुछ में न्यूक्लियर पावर है, कुछ में न्यूक्लियर पावर नहीं है। इंडिया में भी कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर पावर लगा हुआ है, और कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियर पावर बिल्कुल भी नहीं है। याद रहेगा? तो उसका एक लिस्ट बनाइएगा साइंस एंड टेक के लिए कि मिसाइल टाइप उसका नाम और उसका फीचर क्या है, ठीक है। करंट और स्टैटिक दोनों कवर हो जाएगा उससे। याद रहेगा? क्लियर? चलिए, साइलो लिखा है, एक वर्ड और लिखा है इसमें, साइलो। कहीं और सुने क्या साइलो वर्ड? स्टोरेज के लिए होता है ना, मतलब गड्ढा खोदा जाएगा। एक बात सोचो, एक मिसाइल लॉन्च करना है हमको, ठीक है। जब वो उड़ेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर उसको प्लेन सरफेस पे रखे तो क्या पूरा का पूरा जो वो आग निकल रहा है वो फैलेगा नहीं बहुत ज़्यादा? समझ रहे हो? प्रोपेल करने के लिए, क्योंकि सॉलिड रहेगा, पहला सिस्टम तो सॉलिड ही होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा बूस्टअप मिलता है उड़ने के लिए। उसके बाद जब वो एयर पे पहुंचता तब उसको क्रायोजेनिक दो, सेमी सॉलिड दो, या फिर लिक्विड दो, या फिर गैस ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन पहले बूस्टअप मिलने के लिए क्या चाहिए? बारूद। समझ रहे हैं? सॉलिड सिस्टम, तो वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कि ज़्यादा भैया किसी को परेशानी मत हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज मत हो, इसलिए साइलो बनाया जाता है। उसको साइलो बोलते हैं। गड्ढा होता है, खांच होती है जिसपे उस सिस्टम को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साइलो। एल जो वर्ड है साइलो के लिए है, याद रखना। जी फॉर ग्राउंड अटैक, उसके बाद एम फॉर गाइडेड मिसाइल। मिसाइल के लिए एम, ग्राउंड अटैक के लिए जी, एल फॉर साइलो। याद रहेगा? इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है क्योंकि यूएस का है, बट फिर भी अगर आप लोग को लगा कि पढ़ना है थोड़ा बहुत, इसलिए ऐड कर दिया है हमने। क्लियर है? चलो, फाइनली पहुंच गए हम अपने पर्यावरण को बचाने, एनवायरमेंटल अरेना पे। इंडियाज क्लाइमेट प्लेज। प्लेज का मतलब समझते हैं क्या? शपथ। शपथ से इतना समझ आ रहा है कि कुछ हमको कंट्रीब्यूट करना है अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हमारा भरोसा क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, ऐसा बोला जाता। पूरा संसार हमारा परिवार है। इस अगर फिलॉसफी पे हम काम करते हैं तो हमारी एक खुद की एक क्या बोलना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होगा। वो कंट्रीब्यूशन आया है पेरिस एग्रीमेंट से। इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट जुड़ना जरूरी है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जुड़ा। पेरिस एग्रीमेंट आया क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल को हटा के क्या किया गया है? पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। अब सोचो कि क्या क्या जरूरी हो गया प्लेज के चक्कर में। पेरिस एग्रीमेंट फॉर श्योर। पेरिस एग्रीमेंट अगर आया तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आया तो पेरिस एग्रीमेंट था अपने पास। क्योटो प्रोटोकॉल को हटा के तो इन दोनों का जो मेन कंपोनेंट था वो था GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जानते ना आप लोग, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ को बचाने के लिए हमारे PM मिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 पे एक पर्टिकुलर किसी टर्म की बात की है। क्या नाम था उसका? पंचामृत
पंचामृत सुना है? पंच बोला गया है, पंच मतलब मारने वाला नहीं भाई प्लीज़, है ना। 5 संस्कृत वर्ड है, 5 होगा, 5 प्लेजेस फिर से लाए गए हैं। वो 5 प्लेजेस आपके डॉक्यूमेंट में ऐड किए गए हैं। एक किसके लिए है? कार्बन सिंक के लिए, एक नेट न्यूट्रलिटी के लिए, एक फॉसिल फ्यूल के लिए, एक और कार्बन इंटेंसिटी के लिए, और एफॉरेस्टेशन के लिए। क्लियर है? याद रहेगा? रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक, क्लियर है? 5 पॉइंट पंचामृत के याद होने चाहिए। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि उसमें सिर्फ एक जो प्लेज है ना वो 2070 के लिए है, जो बात है नेट न्यूट्रलिटी की, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे के कब के लिए हैं? 2030 के लिए, ठीक है। तो जो ऑड वन दिखेगा ना उसको निकाल के पहले याद करना, उसके बाद दूसरों को कॉमन जो है उसको याद करना। याद रहेगा? 2070 कब के किसके लिए है? नेट न्यूट्रलिटी। अब पहला क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी समझते? न्यूट्रल होना क्या होता है? जितना हम लोग एमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर ले, है ना, वो नेट न्यूट्रलिटी होता है, ठीक है। जितना एमिट कर रहे हैं अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो गया तो इन्वायरमेंट में कुछ अमाउंट तो बच ही रहा है, तो वो हमको कॉज कर रहा है कुछ ना कुछ, किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमको, है ना। फिर वो चाहे ग्लेशियर पिघल रहे हों, या फिर समुद्र का लेवल बढ़ रहा हो, या फिर पेड़ पौधे सही से खिल नहीं रहे हो, या फिर पक्षियाँ मर रही हो, है ना। अलग अलग डायमेंशंस निकल सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी बता लिए आप लोग। नेट जीरो का मतलब क्या होगा? हाँ, जीरो एमिशन। तो हमने तो नेट जीरो करने की बात की है, चाइना ने, तो क्या वो प्रोड्यूस करना ही छोड़ देंगे? चाइना ने बोला है ना 2050 तक हम नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने बोला है 2049 तक हम लोग नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे। सुना है ऐसा कुछ? तो नेट जीरो का मतलब क्या हो सकता? नेट न्यूट्रलिटी का दूसरा नाम है नेट जीरो। याद रहेगा? कंफ्यूज नहीं करना नेट जीरो देख के। जीरो मतलब ये नहीं सोचने लग जाना कि एमिशन ही बंद हो जाएगा। अगर एमिशन बंद हो गया तो हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो जो बाद में मरने वाले वो अभी मर जाएंगे, है ना। सस्टेनेबिलिटी पे बात करनी है ऑल दो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन को भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी जनता के ऊपर। याद रहेगा? एनवायरनमेंट क्या इकोनॉमी से कनेक्टेड है? प्लेज लिए हैं, तो प्लेज लिए हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखेंगे। इम्पैक्ट असेसमेंट समझते हैं कि किस इन्वायरमेंट में कुछ छेड़खानी करने से हमारे ऊपर क्या प्रॉब्लम आएंगी, इसको हम लोग असेसमेंट बोल रहे हैं। इन्वायरमेंट में जितना हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, मान लो फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री से कुछ प्रोड्यूस निकला, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे, सोशल बेनिफिट और इन्वायरमेंटल बेनिफिट। अगर सोशल बेनिफिट इन्वायरमेंटल बेनिफिट से कम होगा तो वो फैक्ट्री को काम नहीं मिलेगा, हम लगाने नहीं देंगे आपको। समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट ज़रूरी है और इन्वायरमेंट का कंसर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ नहीं होगा। क्लियर है? याद रहेगा? तो प्लेजेस इसी से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और कुछ भी नहीं है। इसको निकाला किसने है वो बस बात याद रखना। जॉइंट नेचर क्लाइमेट चेंज एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। जस्ट इन केस आप लोग को लगे तो। एनडीसी हो गया अपना, पेरिस एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिए। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर फिर समझ में आया? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो COP26, उसके अंदर हमारा पंचामृत, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, क्योंकि जो अपना करंट पोर्शन है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन से जुड़ता है, तो भूलना नहीं। क्लियर है? चलो, हाँ पब्लिश किया है, देखो ना लिखा है उसमें जॉइंट नेचर क्लाइमेट चेंज। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था, सॉरी, आप लोग को मिला नहीं है ना। जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज एक साइंटिफिक बॉडी थी जिसने पब्लिश किया है ये, ठीक है। 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? इंडिया, US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया,
सऊदी अरेबिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। इसके अलावा एक यूनियन, कौन सा? यूरोपियन यूनियन। 8 याद रहेंगे, 8 मेंबर। ठीक है। वो जो एनपीटी वाला था उसमें मैं बताया था क्या कि इंडिया मेंबर नहीं है एनपीटी का? नहीं बताए थे, लेकिन फिर कॉमन सेंस लगा सकते हैं, है ना, कि इंडिया नहीं होगा तभी हम लोग न्यूक्लियर पावर पे काम कर रहे हैं, है ना। मैंने बोला था क्योंकि बाइंडिंग है। 191 कंट्रीज थी उसमें, जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, 191 मेंबर हैं लेकिन इंडिया नहीं है एनपीटी में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला कौन सा है? एंड इसी इन्वायरमेंट पे एक ही था। अब बारी आती है साइंस एंड टेक की। अरेना मतलब समझते हैं ना आप लोग? अ फील्ड, जंग का मैदान को बोलते हैं अरेना, है ना। वॉरफेयर बोलते हैं हम लोग उसको, अरेना बोला जाता है जब रोबो वॉर की बात करते हैं तो, या फिर अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इशूज़ को। ठीक है, अरेना याद रहेगा। अब साइंस एंड टेक अरेना पे क्या हुआ होगा? पहला क्या दिख रहा? ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन। पहला क्वेश्चन न्यूज़ पे है। क्यों है? क्योंकि इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी साहब ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, बात ये आती है कि और इम्पोर्टेंस क्यों आ गया है? क्योंकि नेशनल ड्रोन पॉलिसी लॉन्च किया गया है। याद है ड्रोन की पॉलिसी लॉन्च हुई थी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पे। अभी इकोनॉमिक सर्वे बोलता, बजट पे बात की गई थी कि ड्रोन को हम लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं या फिर कैसे फैसिलिटेटर के जैसे काम कर सकते हैं। जो बाहर की ड्रोन की कंपनियां, क्या उनको अंदर आने देना चाहिए? क्या ड्रोन का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए? इन सब चीज़ों पे बात की गई थी। और अगर अभी ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है थ्रू ड्रोन, मतलब इशू और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी ज़रूरत ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। सिचुएशन पहले जैसे नहीं रहे, टेक्निक पहले से बदल गए हैं, है ना। तो उसमें एक टाइप का ट्रांसप्लांटेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। नाम सुना था क्या? जीनो ट्रांसप्लांटेशन नहीं सुना? पिग का नाम सुना था? याद आया? देखा देखा सा लग रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ है ना। क्या किए थे हमने? पिग से कुछ ऑर्गन लिए, उसको मॉडिफाई किया थोड़ा बहुत, ह्यूमन में डाल दिया। ठीक है, और फिर वो ह्यूमन मर भी गया। अनएथिकल प्रैक्टिस था। तो इसके अलग अलग एरिया होंगे क्या? डायमेंशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग जीनो ट्रांसप्लांटेशन लगा रहे हैं, अनएथिकल होगा। इंडिया पे ये वैलिड नहीं है ना। जीनो ट्रांसप्लांटेशन वैलिड नहीं है इंडिया में, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला गया है। याद रहेगा, नेचर और इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ सबको प्रोटेक्ट करना है। अब हम लोग अपने फ़ायदे के लिए उनसे उनका किडनी छीन ले रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगे दांत भी दे दो, मेरा दांत अच्छा नहीं है, ड्रैकुला जैसे बन के घूमूं, दांत छीनने लगे, है ना। हाथी को बोलेंगे भैया अपना सूंड काट के दे दे, दवाई बनाना है, प्रॉब्लम होगा, है ना। इसलिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन इंडिया पे वैलिड नहीं है। अनएथिकल कैसे हो जाएगा? एथिक्स क्या बोलता है? सच सच है और झूठ झूठ है, यही बोलता। अब क्या हो रहा है? जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, एनिमल्स को भी दिया गया है। ह्यूमन को लाइफ मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, अच्छा चीज़ है, लेकिन एक बात सोचो, अच्छा चीज़ है, आई अग्री, ठीक है, अच्छा चीज़ है कि हेल्प हो रहा है ह्यूमंस को। एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये ट्रांसप्लांट हुआ, नरेंद्र भैया ने बताया कि ट्रांसप्लांट होने के बाद मर गया, आपने ह्यूमन मर गया समझ रहे हो? अब वही बात बोले थे वो, क्योंकि हमारी बॉडी दूसरे ऑर्गन्स को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है। मुश्किल से 1 हफ्ता जिए थे वो आदमी जिस पे ट्रांसप्लांट किया गया था, समझ रहे हैं? इस वजह से आपने उनकी जान बचाई तो नहीं,
बल्कि उनकी जान ले भी ली। क्लियर है? याद रहेगा, जीनो ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्रोन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की, तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन याद नहीं है, ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। ड्रोन समझ रहे हो? ह्यूमन ऑर्गन की वजह से जीनो ट्रांसप्लांटेशन इंपॉर्टेंट है, और ड्रोन की वजह से ड्रोन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। करंट ऐसा पढ़ा जाता है, आप लोग जो वन लाइनर पढ़ते हो वो काम का नहीं है फॉर श्योर, ये याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक से टॉपिक निकालना है करंट में, ना कि जो डायरेक्ट लिखा है वो आएगा। क्वेश्चन देखे हो, समझ आ गया होगा, है ना? पिछले बार साइबर सिक्योरिटी पे जब आया था क्वेश्चन, तो उसने किसी भी मालवेयर का भी नाम नहीं दिया, उसने पूछा सिस्टम। अगर सिस्टम को समझे होते तब आप बना सकते थे। करंट समझ में आया कैसे रिलेट होता है डेली लाइफ से, या फिर डेली चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं। जो कंप्यूटर वाला रहा होगा उसको याद आ गया होगा DDoS होता क्या है, लेकिन जो नहीं रहा होगा वो, अरे भैया मेरा तो मुंह लटक गया, मैं तो कर ही ना पाया, ऐसा हो गया, है ना? ये क्या पूछा है, DDoS DDLJ जैसा लग रहा है, मूवी देख के आऊँ ऐसा बोलता होगा। ठीक, याद रहेगा। एक बात लिखी गई है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, वो कौन सा स्टेट है? कहाँ गया? तमिलनाडु। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। डाटा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों डाटा याद रखना कि कितना अभी हो रहा है ट्रांसप्लांटेशन और कितने की नीड है। ठीक है, इसलिए एक वे लगा सकते हो कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल वे में। क्लियर है? आर्टिफिशियल वे समझते हैं ना, 3D प्रिंटिंग करके बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जानवर से ही खींच लिए उसका। क्लियर है? तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन नहीं रहेगा एक्चुअली, वो 3D प्रिंटिंग में आएगा। ठीक है, तो वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि लिखे क्या। क्लियर है? चलो अगला स्टोरी आता है कि हमने एक नई दवाई बनाई है कोविड वैक्सीन। याद है क्या? सुने थे? नेजल वैक्सीन है ना? एक ऐसा फॉर्म सा होगा, नाक में सीधा ऐसा, भाई साहब समझ रहे हो ना? वही चीज़ है, सीरियसली यही होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि वो डॉक्टर करेंगे, जो मैंने करके दिखाया वो कोई और करते हैं। क्लियर है? समझ गया ना? नेजल वैक्सीन होगा, बनाया किनके द्वारा गया है? भारत बायोटेक। नाम क्या है? चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर्ड SARS-CoV-2 वैक्सीन। ठीक है, सार्स सुना है आपने? सार्स का मतलब समझते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, मेडिकल की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, एक और था इससे ही मिलता जुलता, मर्स, वो भी कोरोना वायरस का एक टाइप था, है ना, जो कि पहले आके चला गया था। उसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट समझते? एशिया के मिडिल ईस्ट वाले रीजन पे ये पहली बार क्या बोला था, देखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए? कौन सा टाइप का वैक्सीन था? चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर्ड। ठीक है, किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने। क्यों कैसे लिया जाएगा? कौन से वे के थ्रू? तो इनहेल किया जाएगा नेजल रूट से, नाक के थ्रू। ठीक है, 4 पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और, इसके अलावा और क्या याद रखना है? अब वैक्सीन की बात हो रही है तो कोवैक्सीन याद होना चाहिए और कोविशील्ड याद होना चाहिए। 2 चीज़ें कंफर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंडिजिनस थे। ठीक है, वो बात अलग है कि सपोर्ट लिया था हमने टेक्नोलॉजिकल, लेकिन बनाए इंडिया पे भी गए थे। ठीक है, वो किस टाइप के वैक्सीन थे वो याद रखना। एडिनोवायरस वेक्टर्ड है। वेक्टर समझते हो? वेक्टर समझ में आता है? वेक्टर क्या होता है? क्या होता? ट्रांसफ़र करना है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर किसी थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना। तो ये जो ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज्म है या जो भी चीज़ें आएंगी ना, वो होगी वेक्टर्ड। ठीक है,
जैसे मलेरिया एक टाइप का वेक्टर है क्या, वेक्टर डिजीज है ना, कौन होता है उसमें वेक्टर, मदर एनोफिलिस, ठीक है। पैरासाइट कौन होता है उसका, हाँ प्रोटोजोआ नहीं होता भैया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये क्या आ गया, याद रहेगा। उसके बाद बात ये आएगी कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये सब मेंस के लिए है डॉक्यूमेंट जो है ना। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि नीडल भी लगना नहीं है ना, डायरेक्ट है तो नीडल का खर्चा भी बैठ गया, ऊपर से इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। बस थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इन वो तो कोरोना वायरस वैक्सीन जब लगा रहे थे इंजेक्टेबल था तब भी दिया जा रहा था, ठीक है। नीडल की वजह से कॉस्ट अपना कम हो गया तो कॉस्ट इफेक्टिव बोल दिए, कंपेरेटिवली तो हो रहा, ठीक है, और ईजिली और ज़्यादा जल्दी होगा, समझ रहे हो ना, क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब अगला आता है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर। नाम से कुछ समझ आ रहा क्या, कुछ कीवर्ड बता दो मेरे को। एरो डायनामिक मूवमेंट और डेसिलरेटर, ठीक है। ये दिख रहा, इनफ्लेटेबल का मतलब मैं बता देता, ऐसा भी कोई चीज़, कुछ भी चीज़ जिसमें हवा भरी जाएगी, ठीक है। हवा भरना क्यों है, क्योंकि हमको स्पीड को कम करना है, डिसेलरेट बोल रहा है ना, एक्सेलरेट करते हैं हम लोग बाइक को, क्यों, क्योंकि हमको स्पीड चाहिए होता, ब्रेक लगाते क्यों, क्योंकि हमको डिसेलरेट करना है, डायनेमिसिटी को कम करना है, ज़्यादा जोर से ना गिरो, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 गिर गया था, याद है क्या, तो बनाया गया, समझ रहे हो। न्यूज़ में क्यों है, कोई सा नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा टेक्निक बनाया गया जिससे हमारा जो सैटेलाइट है वो एग्जैक्ट हम लोग जो लोकेशन चाहते हैं उस पर जाके रखा जाए, याद है, क्लियर है ना। चंद्रयान 2 अपना फेल हो गया था नीचे रखने में, ऑल्दो हम 99% सक्सेसफुल रहे हैं सार्कास्टिक वे में। एरो मतलब एयर, क्या काम है, मतलब अब इसका स्पीड कम करना है उस सैटेलाइट का जिसको हम लोग लैंड कराना चाहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे तरफ से, लेकिन डॉक्यूमेंट में मैं सब कुछ डाल दिया हूँ जो जो चाहिए होगा, ठीक। ये पर्टिकुलर टर्म याद रखना क्योंकि ये पूछेगा किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, देख के याद रखने के लिए बोला हूँ मैं, समझना है, समझ तो लिए कि डिसेलरेट हो रहा है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में लाया गया है, स्पेस के, क्लियर है। स्पेस हम लोग को ग्लोबल पावर उसमें भी बनना है ना, हर एरेना पे, ठीक, याद रहेगा, स्पेस के लिए है, हवा भरना है। जैसे अपने पास वो तकिया होता, याद है, ट्रेन में जाते हैं तो चपका सा रहता है ना, उसको फेंक के देखो, ज़्यादा जल्दी जाएगा जब हवा नहीं भरी है। कभी हवा भर के देखो, रेजिस्टेंस आएगा, समझ में आया, इसीलिए उस टेक्निक का यूज़ किया गया है। तकिया याद है ना, वो वाला ट्रेन वाला, वे जा रहे हैं मस्त सोते हैं, थोड़ा देर होता ना, तो वो फू फू करके भरते हैं बढ़िया पाइप लगा के। चलो याद रहना चाहिए कैसे भी करके। अगला है ई समाधान पोर्टल। समाधान मतलब कोई प्रॉब्लम रही होगी, उस प्रॉब्लम को टैकल करने का सॉल्यूशन। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में एजुकेशन रिलेटेड यूजीसी के द्वारा जो पोर्टल लाया गया है उसको बोलते हैं ई समाधान पोर्टल। समाधान से समझ आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से लाया किसने है, ठीक है, क्या होता, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, याद है, पेपर 7 पार्ट 3, ठीक। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ऐसा था
कि जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था ना यूनिवर्सिटी में, वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एडमिशन के बाद, सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता था तो वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक पोर्टल बनाया गया, क्योंकि हम लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसका नाम रखा गया ई समाधान पोर्टल। समाधान याद होना चाहिए क्या होता है, हिंदी वालों को तो कंफर्म याद रहेगा, है ना, कि कोई परेशानी है उसको लड़ने के लिए समाधान की बात की जा रही है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो। और इंग्लिश वाले समाधान का मतलब याद रखना कि सॉल्यूशन होता है।